हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं अज्ञेय जी के संपूर्ण जीवनी के बारे में। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। मैं आप लोगों को अज्ञेय जी के जीवन से संबंधित प्रत्येक तथ्यों से अवगत करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो आपके पाठ्य पुस्तक में रोज़ कहानी के कहानीकार है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए रोज़ कहानी के कहानीकार कौन है तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिन्हें शॉर्ट में अज्ञेय जी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इनका पूरा नाम। चलते हैं इनके जीवनी की ओर। तो इनके जीवनी में याद रखिएगा आप लोग, जो इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। तो याद रखिएगा अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में। पूछा जाए अगर जन्म इनका कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा कसेया, जो कहाँ पड़ता है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और यह जो मूल निवासी थे कहाँ के थे तो करतारपुर, पंजाब के मूल निवासी थे। कौन? अज्ञेय जी। याद रखिएगा इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कहाँ हुआ था तो कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। और ये मूल निवासी कहाँ के थे तो करतारपुर, पंजाब के। और इनकी निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इनकी माता का नाम। तो इनकी माता का नाम था व्यंती देवी। याद रखिएगा इनकी माता का नाम व्यंती देवी और इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। याद रखिएगा अज्ञेय जी के पिताजी का नाम क्या था तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता का मतलब पुरातत्व से संबंधित जो वैज्ञानिक रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पुरातत्ववेत्ता। और पुरातत्व किसे कहते हैं तो इसे आप लोग इतिहास में भली भांति जानते होइएगा। पुरातत्व बोला जाता है जो मिट्टी के अंदर से खुदाई के बाद जो साक्ष्य के रूप में प्राप्त होता है जो वस्तु, उसे हम लोग बोलते हैं पुरातत्व। और उससे संबंधित जो वैज्ञानिक होता है उन्हें हम लोग कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। तो अज्ञेय जी का पिताजी जो थे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, वो भी क्या थे तो एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता। याद रखिएगा। नेक्स्ट इनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में याद रखिएगा जो इनका प्रारंभिक शिक्षा जो है वो हुआ था घर पर ही। इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था तो घर पर, लखनऊ में ही 4 साल तक हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद याद रखिएगा जो 1925 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक किए थे। मैट्रिक किस विश्वविद्यालय से किए थे तो पंजाब विश्वविद्यालय से। उसके बाद 1927 में इन्होंने इंटर किए थे। अगर इंटर पूछा जाए किस कॉलेज से किए थे तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। तो याद रखिएगा 1925 में मैट्रिक पंजाब विश्वविद्यालय से। उसके बाद 1927 में इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। उसके बाद 1929 में इन्होंने बीएससी किए थे फोरमन कॉलेज लाहौर से, जो पंजाब में पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में। याद रखिएगा 1929 में बीए। उसके बाद एमए किए थे इन्होंने अंग्रेजी में, वो कहाँ से तो लाहौर से। अगर पूछा जाए जो अज्ञेय जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास किया था तो 1925 ईस्वी में। अगर एमए पूछा जाए जो किस भाषा में किए थे तो याद रखिएगा अंग्रेजी में, अंग्रेजी सब्जेक्ट था इनका। याद रखिएगा। नेक्स्ट इनकी भाषा की ज्ञान की बात करें तो भाषा के ज्ञान में याद रखिएगा जो इनको संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त, इनको संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त फारसी एवं तमिल भी, मतलब तमिल, इस प्रकार के भाषाओं का ज्ञान था। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है जो इनमें से किस भाषा का ज्ञान अज्ञेय जी को था, या चाहे किस भाषा का ज्ञान अज्ञेय जी को नहीं था। तो मेन रूप से आप लोग याद रखिएगा जो संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उसके बाद फारसी एवं तमिल, इन 5 भाषाओं का ज्ञान उनको था अज्ञेय जी को। याद रखिएगा। नेक्स्ट उनकी पत्रकारिता की बात करें तो उन्होंने पत्रकारिता भी किए थे। पत्रकारिता में याद रखिएगा उनका पहला जो पत्रकारिता है वो है सैनिक, जो कहाँ में था, आगरा। उसके बाद है विशाल भारत, जो कोलकाता में चलता था। उसके बाद है प्रतीक, जो कहाँ चलता है, प्रयाग, वर्तमान में जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद को भी नाम बदल के वर्तमान में प्रयाग ही कर दिया गया है, तो याद रखिएगा। उसके बाद दीनमान पत्रिका, जो चलता था कहाँ, दिल्ली में। उसके बाद नया प्रतीक, ये भी कहाँ चलता था, दिल्ली में। उसके बाद नव भारत टाइम्स का संपादन कहाँ किए थे इन्होंने, दिल्ली में ही। उसके बाद है थॉट, वॉक और एवरी मेंशन नहीं होगा, एवरी मेंस।
थाट, वॉक और एवरीमैन्स, ये इन्होंने अंग्रेजी भाषा में संपादन किए थे। तो याद रखिएगा ये सब इनकी प्रमुख पत्रिका था जिसका इन्होंने संपादन किए थे। कौन? तो अज्ञेय जी। याद रखिएगा। इनकी कृतियों की बात करें तो कृतियाँ में याद रखिएगा, कृतियाँ इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा कृतियाँ में याद रखिएगा जो 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू की थी। कौन? तो अज्ञेय जी। याद रखिएगा अज्ञेय जी मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिए थे। उसके बाद इन्होंने लेखन किन किन भाषा में करते थे? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। याद रखिएगा अज्ञेय जी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लेखन का कार्य करते थे। उसके बाद बचपन में इन्होंने खेलने के लिए एक नाटक लिखा था। इस नाटक का नाम क्या है? तो इंद्रसभा। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए जो बचपन में अज्ञेय जी ने खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखा था, तो याद रखिएगा इंद्रसभा। उसके बाद घर पर से ही एक हस्तलिखित पत्रिका निकालते थे अज्ञेय जी। उस पत्रिका का नाम क्या था? तो आनंद बंधु। तो याद रखिएगा आनंद बंधु नामक पत्रिका था जो हस्तलिखित था और यह अज्ञेय जी के घर पर से ही प्रकाशित होता था, हस्तलिखित था। नेक्स्ट उसके बाद बात करें तो 1925 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखे थे। तो याद रखिएगा 1924-25 में अज्ञेय जी ने अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। उसके बाद 1924 में जो है इनकी पहली कहानी इलाहाबाद के स्कॉट पत्रिका, उस पत्रिका का नाम है सेवा, इसमें प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए अज्ञेय जी की जो है पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो 1924 ईस्वी में। अगर पूछा जाए जो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो वो हो जाएगा सेवा, जो इलाहाबाद की स्कॉट पत्रिका है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट तथ्य की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट तथ्य है जो 1930 के बाद इन्होंने नियमित लेखन प्रारंभ किए थे। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए जो अज्ञेय जी कब से नियमित लेखन प्रारंभ किए थे, तो याद रखिएगा 1930 से। उसके बाद जब इन्होंने नियमित लेखन प्रारंभ कर दिए थे, तो इस नियमित लेखन में याद रखिएगा इनका प्रमुख कहानी संकलन। तो इनका जो प्रमुख कहानी संकलन है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनका। तो कहानी संग्रह में याद रखिएगा विपथगा, उसके बाद है जयदोल, उसके बाद है ये तेरे प्रतिरूप, उसके बाद है छोड़ा हुआ रास्ता, और नेक्स्ट है लौटती हुई पगडंडियाँ। ये सब उनकी क्या है? तो प्रमुख कहानी संकलन है। तो याद रखिएगा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है जो इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय जी का नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को ये सभी याद रहना ज़रूरी है। इसको याद रखना सिंपल है, बस आप लोगों को क्या करना है, तो एक नोटबुक में जैसे मैं बताता हूँ सेम टू सेम आपको लिख लेना है, और 1 से 2 बार आप उसको अगर रीडिंग भी कर दीजिएगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को याद रह जाएगा। तो एक बार कम से कम आप लोग वीडियो देख लीजिए कंप्लीट। दूसरी बार में क्या कीजिए, तो आप लोग कॉपी में उसे नोट कर लीजिए। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, जैसे जीवनी है, प्रत्येक चैप्टर का वीडियो 2 पार्ट में आता है। प्रत्येक में क्या आता है, तो लेखक का जो जीवनी होता है वो। तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा, कोई भी चैप्टर होगा, जैसे मान लीजिए आज है रोज़ कहानी, तो रोज़ कहानी के लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो मैं आज क्या करवा रहा हूँ, तो अज्ञेय जी का संपूर्ण जीवनी के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, तो अज्ञेय जी के जीवनी से संबंधित प्रत्येक तथ्यों को जैसे मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हूँ सेम टू सेम आपको क्या करना है, तो कॉपी में नोट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट वीडियो आएगा उसमें क्या होगा, तो इनके जीवनी और इस चैप्टर जो है रोज़, इस दोनों के सम्मिलित रूप से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला होगा उस सभी को कवर करेंगे। तो उसको क्या करना है, फिर आपको उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लिख लेना है, और इस प्रकार से आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो कहानी हो गया, कहानी के बाद है इनका प्रमुख उपन्यास। तो प्रमुख उपन्यास में याद रखिएगा जो शेखर एक जीवनी इनका सबसे प्रमुख उपन्यास है, जिसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था 1941 में, और दूसरा भाग प्रकाशित कब हुआ था, तो 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट इनकी उपन्यास है जो नदी के द्वीप। याद रखिएगा
नेक्स्ट इनका उपन्यास है नदी का द्वीप, जो कब प्रकाशित हुआ था, तो 1952 ईस्वी में। उसके बाद है अपने अपने अजनबी, तो अपने अपने अजनबी जो है उपन्यास इनका वो कब प्रकाशित हुआ था, तो 1961 ईस्वी में। इस सबसे मेनली जो क्वेश्चन आता है बस यही आता है, जो इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय जी का है और कौन सी कृति अज्ञेय जी का नहीं है। तो जैसे मैंने बताया है, अगर आप लोग नोटबुक में लिख करके 2 से 3 बार रीडिंग कर भी दीजिएगा तो आप लोगों को निश्चित रूप से आप लोग क्वेश्चन बनाने की स्थिति में रहेंगे। नेक्स्ट है इनका प्रमुख नाटक, तो नाटक में मात्र एक ही याद रख लीजिएगा, जो उत्तर प्रियदर्शी। तो उत्तर प्रियदर्शी क्या था, तो अज्ञेय जी का प्रमुख नाटक है, जो कब प्रकाशित हुआ था, तो 1967 ईस्वी में। उसके बाद कविता संकलन की बात करें तो इनकी कविता काफ़ी ज़्यादा है, तो याद रखिएगा इसको मात्र 2-3 बार रीडिंग कर लेना है आपको। जैसे भग्नदूत, उसके बाद है चिंता, इत्यलम, उसके बाद है हरी घास पर क्षण भर, इसे आप लोग याद रखिएगा, हरी घास पर क्षण भर इसका कविता संकलन है। उसके बाद है बावड़ी आहेरी, उसके बाद है आंगन के पार द्वार, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कितनी नावों में कितनी बार, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, कितनी नावों में कितनी बार इनकी प्रमुख कविता संकलन है। उसके बाद है सदा नीरा, उसके बाद है ऐसा कोई घर आपने देखा है, तो ये सब क्या था, तो इनकी प्रमुख कविता संकलन, तो इसे भी आप लोग निश्चित रूप से याद रखेगा। उसके बाद बात करें तो ये है यात्रा साहित्य, तो यात्रा साहित्य कौन सा है, तो यात्रा साहित्य में याद रखिएगा अरे यायावर याद रहेगा तुम्हें, तो अरे यायावर रहेगा याद, ये कब प्रकाशित हुआ था, तो 1953 ईस्वी में। उसके बाद है एक बूंद सहसा मछली, ये भी क्या है, इनका यात्रा साहित्य है, जो प्रकाशित हुआ था 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट बात कर ले तो नेक्स्ट है इनका निबंध, तो निबंध में याद रखिएगा, निबंध में प्रमुख है त्रिशंक, त्रिशंक क्या है, तो इनका प्रमुख निबंध है। उसके बाद है आत्मनेपद, उसके बाद है आलवाल, नेक्स्ट है अद्यतन, उसके बाद है भवंती, उसके बाद है अंतरा, और नेक्स्ट है शाश्वती, उसके बाद है संवत्सर आदि, ये क्या है, इनके प्रमुख निबंध है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, त्रिशंक, आत्मनेपद, उसके बाद है आलवाल, उसके बाद है अद्यतन, नेक्स्ट है भवंती, उसके बाद है अंतरा, उसके बाद है शाश्वती, और नेक्स्ट है संवत्सर, ये सब क्या है, इनके निबंध है। तो आप लोगों को इसे नोटबुक में लिख करके निश्चित रूप से 2 से 3 बार रिपीट कर लेना है। उसके बाद है जो संपादित ग्रंथ, तो इन्होंने कुछ ग्रंथों का भी संपादित किए थे। जैसे पहला है तार सप्तक, तो तार सप्तक का संपादन कब किया था, तो 1943 में। उसके बाद है दूसरा सप्तक, तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन मतलब संपादित किए थे 1951 ईस्वी में। उसके बाद तीसरा सप्तक का संपादन किए थे उन्होंने 1959 में, और चौथा सप्तक का संपादन किए थे 1978 ईस्वी में। इसके बाद उन्होंने पुष्करिणी, रूपाम्बरा और नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि का भी संपादन किए थे। नेक्स्ट उसके बाद जो तथ्य है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर के जो गोरा उपन्यास है इनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किए थे। तो अगर पूछा जाए जो किस उपन्यास का हिंदी में अनुवाद इन्होंने किए थे अज्ञेय जी, तो रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा जो लिखा गया उपन्यास था गोरा, इनका इन्होंने क्या किए थे, तो हिंदी में अनुवाद किए थे। तो इस प्रकार से मैंने अज्ञेय जी के जीवनी से रिलेटेड जितना भी तथ्य था उन सभी को मैंने आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किया हूं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता होगा तो कृपया एक लाइक निश्चित कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा इस चैप्टर और इनके लेखक के संपूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव पर, तो उसे देखने के लिए आप लोग चैनल तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।